हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे राजस्थान जुडिशरी का जो आज का पेपर है 2024 का प्री का, उसके सॉल्यूशंस को देखते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि क्या क्या हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और किस हिसाब से हम उनके आंसर्स बता सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1 पूछा गया कि इन विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी अंडर एक्सप्रेशन डिक्री इंक्लूड्स द फाइनल ऑर्डर। तो अगर हम ये देखें तो हमें ये देखने को मिल जाएगा, जब हम ऑर्डर कौन सा देखते हैं, ऑर्डर 45 को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हमको ऑर्डर 45 के ही रूल 1 के अंदर ये डेफिनेशन देखने को मिल जाती है कि जो डिक्री टर्म है वो इंक्लूड करती है किसको, फाइनल ऑर्डर को। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सी रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 यहाँ पे जो पूछा गया वो क्या पूछा जा रहा है कि इन विच इलस्ट्रेशन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, किस इनमें से किसके अंदर जो श्योरिटी है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो गई है। तो अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें तो अगर ऑप्शंस अगर हम पढ़ें तो उस हिसाब से हमें जो फोर्थ है वो आंसर ठीक है, इन ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सी द होल्डर ऑफ एन ओवरड्यू बिल एक्सचेंज की और उसने वो ए के ऊपर ड्रॉन किया और ए जो है बी की श्योरिटी है एंड एक्सेप्टेड बाय बी, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट्स विद एम टू गिव टू बी, और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एम के साथ कि वो बी को दे दे। तो जब हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, तीनों के अंदर ही आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन टू फोर्थ हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर, तो वो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि द कंपनसेशन कैन नॉट बी अवॉर्डेड वेयर द प्लेंटिफ हैज नॉट क्लेम द कंपनसेशन इन द सूट। जब हम सेक्शन 21 को पढ़ते हैं टीपीए के, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, 2 रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, अंडर सीपीसी द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट मीन्स, जो फर्स्ट हियरिंग होती है सूट का उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जो ये कौन से एक्ट का होगा, सीपीसी का होगा, सीधा सा हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही रहेगा, सी आंसर सही रहेगा, द एग्जामिनेशन अंडर ऑर्डर 10 रूल 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, फिफ्थ के ऊपर। In which of the following cases Honorable Supreme Court held that there is no unqualified right to marriage under the same sex couple cannot claim this as a fundamental right। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन से जजमेंट के अंदर ये बात बोली गई, तो ये बात बोली गई थी सुप्रियो चक्रवर्ती एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। फिर वहीं हम अगर अगले क्वेश्चन के ऊपर आए, फिफ्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर, इसके अंदर हमसे यहाँ पे पूछता है, ये हिंदी में है, इंग्लिश वाला देख लेते हैं, ये रहा, मैच करेक्टली। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही मैच हो रहा है कि डिक्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सूट कौन से रूल में दिया है यहाँ पे, तो वो रूल 13 के अंदर दे रखा है। डिक्री ऑफ प्रीएम्पशन सूट अगर हम देखें तो वो रूल 14 में है। डिक्री इन सूट फॉर पार्टीशन प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो ऑर्डर 20 के रूल 18 के अंदर है, और डिक्री फॉर पोजीशन ऑफ मीन प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो ऑर्डर 20 के रूल 12 के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या ठीक रहेगा, फर्स्ट वाला जो है वो ठीक रहेगा। तो 6 के बाद हम आते हैं 7th के ऊपर। हाँ, यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 116 ऑफ टीपीए। इनमें से कौन सी जो है इलस्ट्रेशन है टीपीए के सेक्शन 116 की। तो अगर हम सेक्शन 116 ऑफ टीपीए को खोलें और उसके अंदर सेक्शन 116 को देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 3 है वो ठीक है। ए लेट्स फॉर्म टू बी फॉर द लाइफ ऑफ सी, सी डाइज बट बी कंटिन्यूज इन पोजीशन विद एज एसेंट। तो ये वाला जो इसका आंसर है वो थर्ड होगा। उसके बाद आगे पूछता है 8th क्वेश्चन के अंदर, the judgment debtor shall secure to the decree holder such periodical payments, the above order can be passed in the court of execution of which type of decree। मतलब किस टाइप ऑफ डिक्री के अंदर ये पीरियोडिकल पेमेंट का ऑर्डर हो सकता है। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर है फर्स्ट होगा, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होता है उसके अंदर इस तरीके की चीज़ पास हो सकती है।
विद रिगार्ड टू डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल, नाइन्थ क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है? तो इसके अंदर आंसर क्या है? टू है कि डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल डील्स ओनली रिलेटिंग टू एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ऐसा नहीं होता, तो इसका आंसर टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए, यानी कि टेंथ क्वेश्चन के ऊपर, हाँ, तो ये क्या बोलता है टेंथ क्वेश्चन? एस यूज बी फॉर कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेसपास, पेन कहाँ गया? B holds a promissory note of rupees 50,000 from A under Order 8, Rule 6 of CPC to set off that amount of rupees 50,000 from any sum to be recovered from A in suit B। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या ठीक होगा? अगर टेंथ का आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा आंसर कैन नॉट क्लेम बिकॉज बोथ द सम्स आर नॉट डिफाइनाइट, क्योंकि सम जो है वो डिफाइन नहीं हो रखा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। ठीक है, फिर 11th के ऊपर आते हैं। When specific words are followed by general words, the meaning of those general words should be taken in context of those specific words। ये रूल ऑफ एसडम जनरस है। इसके अंदर ऑप्शंस में देखने को नहीं मिल रहा है ये, तो इसके अंदर रूल ऑफ एसडम जनरस आएगा। ये रूल ऑफ एसडम जनरस की डेफिनेशन है। फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आए, तो ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे? अंडर सेक्शन 20 क्लॉज 3 ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, मीन प्रॉफिट मीन्स, कि जो सेक्शन 20 क्लॉज 3 है उसके हिसाब से हमारा मीन प्रॉफिट क्या होता है? तो वो होता है कंपनसेशन डिप्राइविंग लैंडलॉर्ड फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रीमाइसेस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा, टू होगा एक तरीके से। फिर आगे पूछता है कि आर्टिकल 39A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एक मिनट ऊपर चला गया, आर्टिकल 39A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज़ से डील करता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड। तो यहाँ पे हमारा आंसर टू रहेगा। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पूछता है 14th के अंदर हमसे कि जो उट रेस मैजिस वेलिट ओमना पेरेटस, ये जो मैगजिम है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए 15th के ऊपर, वो क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द नेचर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अन्ना मैथ्यूज वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। इसका आंसर क्या होगा? टू होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए 16 के ऊपर, तो इसके अंदर पूछता है अ लॉ मेड बाय वन लेजिस्लेचर अफेक्ट द स्कोप ऑफ द अदर लेजिस्लेशन इन रिलेटेड मैटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन ऑफ इंटरप्रिटेशन इज अप्लाइड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आंसर होना चाहिए वो क्या हो सकता है? द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्बाइबिंग एसेंस हो सकता है। ये एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद ये 17th क्वेश्चन के अंदर देखता है, पूछता है कि सिविल प्रोसीजर कोड इंक्लूड विच ऑफ द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, की जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो कौन सी लिस्ट के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के? तो वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, तो इसका आंसर टू रहेगा। अगले क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछता है 18th क्वेश्चन के अंदर कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 43 एंड रूल 68 ऑफ ऑर्डर 21। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, हमें ये देखना है। तो ऑप्शंस अगर हम देखें, when the property seized is subject to speedy and natural decay then it may be sold at once। तो अगर हम इसके अंदर ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी shall not take place, the sale of यहाँ पे हमारा आंसर 4 ठीक होगा। द सेल ऑफ इमोबिलिटी shall not take place until and after expiration of at least 1 month calculated from the date on which the copy of the proclamation has been affixed on the courthouse in the of the judge ordering the same। तो यहाँ पे हमारा आंसर 4 सही रहेगा। फिर 19th क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। 19th क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछ रहा है कि A is decree holder and B is a judgment debtor. B took a loan from A at that time. It was the condition mentioned in the agreement that all money payable under policy of life insurance of B will also be liable to pay the amount of loan for
अटैचमेंट। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या ठीक होगा, सच एग्रीमेंट इज लॉफुल, 2 होगा इसका आंसर। फिर हम 20th के ऊपर आते हैं। 20th के अंदर हमसे पूछता है कि द एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड ऑन 1 जनवरी 2024 between landlord and the tenant to increase the rent of the let out premises by 4% per annum under section 7 of Rajasthan Rent Control Act। सच एग्रीमेंट कि अगर इस तरीके का एग्रीमेंट किया जा रहा है जहाँ पे इस अमाउंट को बढ़ाने की भी जो बात है वो की जा रही है, तो इस तरीके का एग्रीमेंट क्या होगा, लॉफुल होगा अपने आप में, सेक्शन 7 के अंदर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के। फिर 21 के अंदर पूछ रहा है कि ए ऑब्टेन डिक्री अगेंस्ट बी फॉर ₹25,000, सी हु इज ट्रस्टी फॉर बी ऑब्टेन्स अ डिक्री ऑन बिहाफ ऑफ बी अगेंस्ट ए फॉर ₹25,000। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू द अबव इलस्ट्रेशन। तो इनमें से अगर हम सही देखें तो वो क्या है, बी कैन नॉट ट्रीट सीज डिक्री एज अ क्रॉस डिक्री। तो 21 का यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, यानी कि बी कैन नॉट ट्रीट सीज डिक्री एज अ क्रॉस डिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए 22nd क्वेश्चन के ऊपर, इसमें से पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन से केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। तो इसका आंसर क्या रहेगा, जस्टिस के एस पुट्टोस्वामी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये इसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। 23rd क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट with regard to genuineness and regularity of document which are more than 30 year old is inapplicable when it comes to a will। तो कौन से केस के अंदर इस तरीके की बात बोली गई थी, तो ये बात बोली गई थी आशुतोष समंते बाय एलआर्स एंड अदर वर्सेस एसएम रंजन बाला देसाई एंड अदर्स। तो इसका आंसर 2 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग communications is not protected from disclosure under section 126 of the Indian Evidence Act। किसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही सेक्शन 126 के अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट के इनमें से। तो अगर हम ये सारे देखें तो इसमें से जो है ये प्रोटेक्शन, द क्लाइंट सेज टू हिज एडवोकेट दैट ही विशेस टू ऑब्टेन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ फोर्ज विल ऑन विच ही रिक्वेस्ट टू स्यू। तो ये जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो पूछता है 25th क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से सही कौन सी नहीं है, यानी कि गलत कौन सी है विद रिगार्ड टू द मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड चेंजेस अंडर द चार्जेस अंडर द टीपीए एक्ट 1882। तो अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो उसमें से इन सिंपल मॉर्गेज द पोजीशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज डिलीवर्ड, ये जो है ये गलत है क्योंकि उसके अंदर हम पोजीशन उनको नहीं देते, तो उसका आंसर 3rd होगा। फिर अगले क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से वही बात पूछ रहा है कि कौन सी सही नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर हम सारे ऑप्शंस को रीड करें तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो ऑप्शन डी है यानी कि 4th ऑप्शन है वो सही नहीं है। अ मेंबर होल्डिंग ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पास आफ्टर एन एड्रेस बाय काउंसिल ऑफ स्टेट सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड इनकैपेसिटी। तो ये वाला जो ऑप्शन है गलत है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं 27 क्वेश्चन के ऊपर, उसके अंदर ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट वेस्टेड इन द कोर्ट टू विच द डिक्री वाज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन होना चाहिए पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टांस ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री। तो यहाँ पे 3rd जो ऑप्शन है वो आंसर जो है ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जिसके अंदर पूछा है 28 क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ टीपीए। इनमें से कौन सी बात जो है सही नहीं है टीपीए के प्रोविजंस के हिसाब से। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ऑनर पर्सनली कैन बी ट्रांसफर्ड बाय हिम, ये जो बात है ये करेक्ट नहीं है एज पर टीपीए। 29th क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसके अंदर पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नोटिस इन राइटिंग गिवन अंडर सेक्शन 80 ऑफ द सीपीसी। यहाँ पे भी क्या पूछ रहा है कौन सी जो इसमें से स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स को देखें तो जो ये स्टेटमेंट 3rd है, इफ द डिफेंडेंट आर
other than central government, state government, then it is necessary to state the name, description and place of residence of all defendant। ये जो स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को ही नोटिस भेजना होता है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपीलेबल ऑर्डर, इनमें से अगर हम देखें तो कौन सा ऑर्डर ऐसा है जो कि अपने आप में अपीलेबल नहीं है। तो अगर हम सारे ऑप्शंस देखें तो इसमें से जो ऑर्डर अंडर रूल 17 ऑफ ऑर्डर 6 ऑफ सीपीसी जो है वो अपीलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा ठीक होगा? बी आंसर ठीक होगा। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आए तो वो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन हैज बीन मेड टू द हाई कोर्ट अंडर ऑर्डर 46 रूल 1 ऑफ सीपीसी। तो यहाँ पे करेक्ट वाला पूछ रहा है कि इनमें से सही कौन सा है। तो अगर आप सारे स्टेटमेंट्स को रीड करते हो तो उसके बाद हमें ये पता चलता है कि इसमें से जो स्टेटमेंट दी गई है ये वाली, आफ्टर मेकिंग द रेफरेंस द कोर्ट हु मेड द रेफरेंस कैन प्रोसीड इन द केस एंड मे पास अ डिक्री कंटीजेंट अपॉन द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑन द पॉइंट रेफर्ड, ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए 32nd क्वेश्चन के ऊपर, उसके अंदर हमसे ये पूछ रहा है कि उसके अंदर ये पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेशन एक्ट मैच करेक्टली द सूट एंड आर्टिकल देयरफॉर देयर ऑफ इन विच पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे हमें इसको मैच करना है कि हमें कौन से इसके अंदर ये सही दिया गया है। तो 32 के अंदर अगर हम देखें सारे ऑप्शंस को मैच करके लिमिटेशन के लिए कौन से आर्टिकल के अंदर कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो ऑप्शन ठीक है, जिसके अंदर हमें बता रखा है कि फॉर मनी पेबल फॉर मनी लेंट आर्टिकल 19 के अंदर आता है, और ये आर्टिकल 52 के अंदर आता है रेंट के लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा आर्टिकल 54 के अंदर आता है, और फॉर फोरक्लोजर ऑफ मॉर्गेज हमारा आर्टिकल 63 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए 33 क्वेश्चन के ऊपर, द ऑब्जेक्ट behind the oral examination of parties under order 10 rule 2 of CPC provides is कि जो हम ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम oral examination करते हैं ऑर्डर 10 के अंदर, इसके पीछे बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखा जाए क्या है कि हम विटनेस को प्री एग्जामिन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या ठीक रहेगा? ये आंसर जो है वो ठीक रहेगा। नहीं नहीं नहीं, टू एलिशिएट द मैटर इन कंट्रोवर्सी, ए आंसर जो है वो ये ठीक रहेगा। फर्स्ट आंसर इसका ठीक रहेगा। फिर हम 34th के ऊपर आते हैं। इसके अंदर हमसे पूछ रहा है कि नो अटैचमेंट अंडर प्रिसेप्ट अंडर सेक्शन 46 ऑफ सीपीसी शेल कंटिन्यू फॉर मोर देन, कितने मंथ से ज़्यादा के लिए जो है जो प्रिसेप्ट दिया जाता है उसके अंदर वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो अगर हम सीपीसी देखें तो उसके हिसाब से 2 मंथ्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर 2 सही रहेगा। फिर पूछता है द स्टे, एक सेकंड कहाँ चला गया, ये हो गया ना 35। हाँ, द स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन आर स्टैच्यूट्स ऑफ लिमिटेशन आर प्रेमाइज ऑन विच फंडामेंटल लीगल मैक्सिम। तो कौन से लीगल मैक्सिम के ऊपर जो हमारे लिमिटेशन का स्टैच्यूट है वो डिपेंड करता है। तो वो हमारा फर्स्ट वाली जो मैक्सिम है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर फर्स्ट ठीक होगा। अगले के अंदर हमसे पूछ रहा है 36 के अंदर कि accused prays before the court to see the to report the probation offender officer report of probation officer made under section 4 subsection 2 or section 6 subsection 2 of probation offender act in regard this which of the following statement is correct। इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी ठीक है। तो यहाँ पे सच रिपोर्ट इज अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट ऑल्दो द कोर्ट में इफ इट सो थिंक फिट कम्युनिकेट द सब्सटेंस देयरऑफ टू द एक्यूज्ड। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द एक्सेप्शन ऑफ द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, कि इनमें से डिफेमेशन की एक्सेप्शन के अंदर कौन सा नहीं आता। तो सेंशर पास इन गुड फेथ बाय द पर्सन नॉट हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर, तो इसका आंसर फोर्थ ठीक होगा 37 का। फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए, देयर इज एन ओल्ड राइवलरी बिटवीन रचित एंड विकास
Vikas goes to Rachit's house with an automatic pistol to kill him. On reaching there, he puts a pistol on the head and says, "You have to troubled me a lot. Today your life will end." Rachit suddenly snatches the pistol from Vikas' hand, upon which Vikas immediately starts running away from there. While running, Rachit fires several rounds of pistol at Vikas, due to which he dies on the spot. What offense has Rachit committed? तो यहाँ पे रचित ने कौन सा जो ऑफेंस है वो कमिट किया है? तो अगर हम देखें तो रचित हैज सेल्फ डिफेंडेड हिम, देयरफॉर ही हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए? नहीं, सेल्फ डिफेंस थोड़ा. रचित हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. यहाँ पे हमारा आंसर थर्ड होना चाहिए कि उसने नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का जो कल्पेबल होमिसाइड है वो कमिट किया है. अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. इनमें जो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, अ प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट एनी पर्सन, कि इनमें से किस सिचुएशन के अंदर जो प्राइवेट पर्सन है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है? तो when such person commits non-bailable and cognizable offense in his presence. तो यहाँ पे आंसर थर्ड जो है वो ठीक होगा. देन पूछता है दंड प्रक्रिया संहिता. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई टू. इनमें से किसके अंदर जो सेक्शन 306 है सीआरपीसी का वो अप्लाई नहीं होगा? तो यहाँ पे ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 years जो है वहां पे ये जो है अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन. इनमें से कौन जो है कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करे? तो जो मजिस्ट्रेट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? बी जो है वो ठीक रहेगा. फिर अगले के अंदर पूछ रहा है सुरेश, रमेश, जगदीश आर kept in judicial custody in a house declared as jail under special circumstances. There are stun guard of armed forces around the house. Jagdish is murdered, for which Suresh and Ramesh are prosecuted. Direct evidence of murder is not found. Prosecution want to prove that entry of anybody was not possible due to the guard of armed forces, and commission of murder of Jagdish was not possible by anybody else. Then Suresh and Ramesh, the fact is, तो ये जो फैक्ट है कि वो कोई और वहाँ एंटर नहीं कर सकता था, ये अपने आप में रेलिवेंट है, इरेलीवेंट है, ना ही रेलिवेंट ना ही इरेलीवेंट है, या फिर अपने आप में कॉन्क्लूसिव प्रूफ है? तो यहाँ पे क्या होगा? रेलिवेंट होगा अपने आप में. अगले क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है सर्च वारंट अंडर सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी इज इशूड बाय. जो सर्च वारंट सेक्शन 94 के अंदर इशू होते हैं वो कौन इशू करता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ओनली. तो इसका आंसर फोर्थ रहेगा. तो 43 का आंसर क्या होगा? डी होगा. अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए, पूछता है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी. की 125 के अंदर किसको इनमें से मेंटेनेंस नहीं मिलेगी? तो मैरिड डॉटर हु हैज अटेन मेजॉरिटी एंड बाय रीजन ऑफ फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मल और इंजर अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, तो उसको यहाँ पे वो नहीं मांग सकती मेंटेनेंस सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर. ये मांग सकता है, ये मांग सकता है, ये मांग सकता है, ये नहीं मांग सकती. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. इसके अंदर पूछ रहा है कि when one fact is declared by Indian Evidence Act to be conclusive proof of another court, when one fact is declared by the Indian Evidence Act to be the conclusive proof of another court. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो shall on proof of one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 2 है वो ठीक रहेगा. अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए तो अगले क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछता है कि चेतन एंड विजेता वर्क्स इन सिमिलर ऑफिस. दोनों एक ऑफिस में काम करते हैं. चेतना फाइंड्स गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट बिलोंगिंग टू विजेता बीइंग ब्लैंक एंडोर्समेंट. चेतना नोइंग दैट द नोट बिलोंग्स टू विजेता प्लेजेस इट विद बैंकर एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन इंटेंडिंग एट अ फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर टू इट विजेता. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो कौन सी स्टेटमेंट जो है हमें सही लग रही है? तो स्टेटमेंट जो है वो बी है. चेतना हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. तो इसका सेकंड ठीक रहेगा. अगले क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि which option is correct with relation to proceeding conducted in camera under the protection of women from domestic violence act. तो यहाँ पे
This is the question of discretion of the court. If magistrate think fit that it is necessary, then the proceeding may be conducted in कैमरा. तो जो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग चलती है, मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन कैमरा करनी है या मतलब बिना किसी प्रेजेंस से करनी है या फिर नॉर्मल कोर्ट के अंदर करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट Vinay put his hand in this pocket of Dinesh but cannot come to know that Dinesh pocket is empty. What offense Vinay has committed? कि वहाँ पे उसने हाथ डाला पॉकेट में से पर्स वगैरह निकालने के लिए, लेकिन वो था ही नहीं वहाँ पे. तो इस सिचुएशन के अंदर उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? विनय हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू थेफ्ट. ये इलस्ट्रेशन के अंदर ही दे रखा है उसकी. देन उसके बाद अगले क्वेश्चन के अंदर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन नॉट बी ट्राइड समरली. इनमें से कौन सा जो है समरली ट्राइड नहीं हो सकता. तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है. इसके अंदर अगर हम देखें ऑप्शंस के हिसाब से तो यहाँ पे थर्ड होना चाहिए, बट ये हम डिस्कस कर सकते हैं. अगले क्वेश्चन के ऊपर आए तो अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर जो जेजे एक्ट है उसके अंदर पूछ रहा है 50th क्वेश्चन के अंदर एक मिनट हम कौन से क्वेश्चन पे आ गए. हाँ 50th क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है अंडर जेजे एक्ट आफ्टर केयर मींस मेकिंग प्रोविजंस ऑफ सपोर्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज टू द पर्सन हु डैश एंड हैव लेफ्ट एनी इंस्टीट्यूशनल केयर टू ज्वाइन द मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी. तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी ठीक होना चाहिए कि कंप्लीटेड एज ऑफ 18 ईयर्स बट हैव नॉट कंप्लीटेड एज ऑफ 21 ईयर्स. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ठीक होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम आए तो वहाँ पे पूछ रहा है राम स्वरूप इज चार्ज एंड कन्विक्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ द गोल्डन चेन ऑफ सविता. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो इस रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद जो ये सेकंड स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ठीक है कि राम स्वरूप के नीदर सब्सिक्वेंटली भी चार्ज नॉट ट्राइड फॉर रॉबरी ऑन द सेम फैक्ट्स. 52nd क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है कि which of the following in such an offense if commission thereof would be subject of the assembly then it does not come under the purview of unlawful assembly. तो यहाँ पे अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें उसके बाद ये समझ आ रहा है टू कमिट चीटिंग जो है वो सही रहेगा, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो सही है यहाँ पे. 53rd क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस the internal committee shall have the same powers for summoning of any person and examining him on oath as. कि भाई जो जो इंटरनल कमेटी है उनके पास किस तरीके की पावर होती है कब बुलाने के लिए. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेस्टेड इन सिविल कोर्ट अंडर सीपीसी 9 व्हेन ट्राइंग अ सूट कि जो सीपीसी के अंदर सिविल कोर्ट के पास पावर होती है वही पावर इस कमेटी के पास भी होती है किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए. 54th के अंदर पूछ रहा है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट द स्पेशल कोर्ट फ्रॉम द टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस. तो यहाँ पे अगर हम सभी ऑप्शंस को देखें तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा आंसर ए जो है वो ठीक होगा. द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद 30 डेज ऑफ द 30 डेज एंड ट्रायल शैल बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर. फिर 55th क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कोर्ट इशू नॉन अवेलेबल वारंट अंडर सेक्शन 70 ऑफ द सीपीसी इन अ मैटर सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स. कि हमने क्या किया वारंट इशू कर दिए सेक्शन 70 के अंदर. तो वो जो वारंट्स है वो कितने टाइम के लिए वैलिड रहने चाहिए. तो टिल इट इज़ कैंसल बाय द कोर्ट विच इशूड इट और इट इज़ एग्जीक्यूटेड. तो इसका सेकंड जो है वो ठीक होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए तो उसके अंदर पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स अंडर द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट कम्स अंडर द डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी ठीक रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल वेदर फ्री और अदरवाइज. तो इसका आंसर सी होगा. 57th क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए तो उसके अंदर पूछ रहा है अंडर सेक्शन 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अ क्रिमिनल ट्रायल रिगार्डिंग रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रुथ ऑफ फैक्ट देयरइन शैल स्टेटेड शैल बी डीम टू बी. तो 57 के अगर हम सभी ऑप्शंस को देखते हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि जो आंसर बी है अ प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज जो है वो आंसर सही होगा. 58th क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. इनमें से कौन सा जो है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है थेफ्ट के अंदर. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है वो ठीक है फियर ऑफ कॉजिंग इंजरी, क्योंकि हम डेथ के अंदर ये वाली चीज़ नहीं करते. 59th क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछता है कि who among the following does not include the
इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, कौन इनमें से जो है डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा इस एक्ट के अंदर। तो अगर हम देखें तो जो मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर है वो इस डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, बाकी ये सब इंक्लूड होंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए 60th क्वेश्चन के ऊपर, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि trial of a murder committed in Jaipur is inadvertently conducted by district and session judge Dosa and the accused has been convicted. Which of the following statement is correct? तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो सी है, सच ट्रायल एंड कन्विक्शन कैन बी क्वेश्चन ओनली इन द क्वेश्चन व्हेन अपीयर दैट सच एरर हैज इन फैक्ट ओकेजन फेलियर ऑफ जस्टिस, तो यहाँ पे आंसर थर्ड जो है वो ठीक रहेगा। देन उसके बाद 61st क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पे पूछ रहा है द सरपंच ऑफ अ विलेज मोहन वाज बीइंग रेप विद द सेक्रेटरी ऑफ द विलेज असेंबली सविता। अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू सविता, जब क्रॉस हो रहा है उसके अंदर सविता से पूछा जा रहा है दैट डिड शी वॉलेंटरली हैव इनिशिएट रिलेशन विद एक्स सरपंच अमित। तो ये जो क्वेश्चन है वो परमिसिबल होगा या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की परमिशन से या एक्स सरपंच की परमिशन से, या फिर वो परमिसिबल नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन वुमेन से पूछा जा रहा है क्रॉस के अंदर, तो वो अपने आप में परमिसिबल नहीं होगा, तो इसका आंसर डी रहेगा। देन 62 के ऊपर अगर हम आए तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो डेथ है डिजीज की जो विद इन 7 ईयर्स हो जाती है मैरिज के, वो सफिशिएंट नहीं होगी 304 बी और 498 ए के अंदर ऑफेंस देने के लिए, अगर वो क्रुएल्टी हरासमेंट प्रूव नहीं होती डेथ से पहले। तो ये कौन से केस के अंदर इस तरीके की चीज़ जो है हेल्ड की गई थी? तो ये चीज़ जो है चरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड केस के अंदर बोली गई थी। देन अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए तो अगला क्वेश्चन बोलता है 63rd कि रामलाल परचेज अ मोटरसाइकिल एंड गेट इंश्योर्ड, देयर आफ्टर ही कॉजेज द सेम कास्ट अवे विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डैमेजेस टू द इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे उसने कौन सा ऑफेंस किया कि उसको इंश्योरेंस कराई और खुद ही उसको हटा दिया वहाँ से, बाइक को ख़त्म कर दिया। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो उसने कौन सा ऑफेंस किया? मिसचीफ ऑफेंस जो है वो कमिट किया है। 64th क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है एडॉप्टिव पेरेंट्स की। तो यहाँ पे जो सिंगल मेल है वो एलिजिबल है गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए, ये अपने आप में गलत है क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। अगले क्वेश्चन के अंदर पूछता है 65 के अंदर की आर्ग्यूमेंट होता है रमेश और सुरेश के अंदर किसी इशू को लेके। रमेश जो है वो सुरेश को गालियां देने लग जाता है, बैडली अब्यूज़ करने लग जाता है, जिसके कारण सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन होती है सुरेश को। सुरेश जो है एक डंडी उठाता है और अपने पीछे इस फैक्ट के अंदर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन के अंदर ही पिक अप द स्टिक विद हिज राइट हैंड। Vijay, who was an old enmity with Ramesh, wants to kill Ramesh at any cost, was standing nearby. वो वहाँ से खड़े होकर देख रहा होता है, पास में ये सब देख रहा होता है, और वो वहाँ पहुँच जाता है और सुरेश को कहता है कि what kind of person are you? You are standing and listening to the abuse against your mother and sister. The stick is not going to do anything. इस डंडी से कुछ नहीं होगा, रिवॉल्वर लो, जो वो खुद देता है और बोलता है कि इसको मार दो। सुरेश वो रिवॉल्वर लेता है और रमेश को मार देता है, जिससे कि रमेश की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में सुरेश और विजय, जिसने वो रिवॉल्वर दी थी, उन्होंने कौन सा ऑफेंस जो है वो कमिट किया है? तो अगर हम देखें तो इस सिचुएशन के अंदर उन्होंने विजय हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर एंड सुरेश हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन 3 जो सी है वो ठीक होगा। अंडर पॉक्सो एक्ट the magistrate or the police officer as a case maybe shall record a statement as spoken by the child in presence of, इसका आंसर फोर्थ होगा। 26 सबसेक्शन 1 के अंदर दे रखा है पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन इन होम द चाइल्ड हैज ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए 67th क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पे पूछ रहा है कि हरिओम सेंटेंस फॉर एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट ऑफ सिंपल इम्प्रिजमेंट के अंदर उसको सजा होती है 500 इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ही ऑर्डर टू अंडरगो फर्दर इम्प्रिजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 years हरिओम डाइड ड्यू टू सम इलनेस। हरिओम इज ओनली हैविंग हाउस ऑफ सोल ओनरशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ सच पेमेंट ऑफ फाइन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही रहेगा? वो अमाउंट ऑफ फाइन शेल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज हाउस। सेक्शन 394 सबसेक्शन 1 या 2 हम देखते हैं, उसके अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है सबसेक्शन 2 के अंदर, तो इसका आंसर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछता है कि while committing any case excluded by tribal by court of session magistrate shall remand the accused for how much period, कितने टाइम के लिए उसको रिमांड में भेज देगा? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या रहेगा? until the date of framing of charges by the court of, नहीं, ड्यूरिंग और until the conclusion of trial, सेक्शन 209 बी के अंदर हमें ये देखने को
मिल जाएगा। देन 69th के अंदर हमसे पूछता है एनआई एक्ट के अंदर डायरेक्टर का मतलब क्या होता है। तो डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, पार्टनर इन दी फॉर्म। ये अगर हम देखेंगे सेक्शन 141 के सबसेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन, वहाँ पे हमें ये देखने को मिल जाएगा। और 70th क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस होते हैं वो किस नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो किस नेचर के होते हैं, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन सारे लॉ से रिलेटेड राजस्थान जुडिशरी के क्वेश्चंस जो है वो कर लिए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो था हमने देखा था, दोबारा देख लेते हैं उसको। सेकंड क्वेश्चन जो था उसका आंसर जो है वो क्या होगा, सी होगा, जिसके अंदर ये बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट लैंड बी ऑफ ₹5000। तो इसका आंसर सी होना चाहिए क्योंकि ये एक्सक्लूडेड रहेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।